वर्गीकरण। ये क्यों दिया गया था वर्गीकरण? क्लासिफिकेशन की क्या आवश्यकता थी तत्वों में? तत्वों के अध्ययन में सुविधा हेतु तत्वों को उनके गुणों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहला वर्गीकरण जो दिया था वो साइंटिस्ट था तुम्हारे डॉबीराइनर। इसने त्रिक नियम दिया था। इन्होंने 3 तत्व ऐसे लिए, ऐसे एक समूह बनाया 3 तत्वों का, जिसके अंदर पहला जो तत्व है, पहला तत्व और तीसरा तत्व, इन दोनों तत्वों का जो परमाणु भार का औसत होगा वो औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। जैसे पहला तत्व लिया लिथियम और तीसरा लिया आपके पोटेशियम, तो इन दोनों का जो परमाणु भार होगा उसका जो औसत आएगा वो आएगा आपके 23 सोडियम के परमाणु भार के बराबर। तो आपके इसमें क्वेश्चन ये आता है कि डॉबीराइनर का त्रिक नियम जो दिया उसके अंदर क्या लिया, तो परमाणु भार लिया एक, तो ठीक है। और उदाहरण क्या है इसमें? आपके लिथियम, आपके सोडियम और आपके पोटेशियम, ठीक। तो इसको हम करके सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि आपके लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है 3, 11 और आपके 19 इसका, ठीक है। तो आपको पता है लिथियम का परमाणु भार कितना हुआ? 7 और पोटेशियम का कितना हुआ? 39। तो आंसर क्या है आपके? 23। तो यही कहा गया था। तो ये डॉबीराइनर का त्रिक नियम है आपके, ठीक। तो परमाणु भार के बराबर होता है दूसरे वाले तत्व के। तो यही आपके क्लोरीन आयोडीन का, दोनों का आप जोड़ लो। जोड़ने पे जो आपकी कैलकुलेशन आएगी वो किसके बराबर आएगी? आपके 18 ब्रोमीन के बराबर। नियम काफ़ी पॉपुलर रहा जो अभी भी पढ़ते हैं हम। जिस प्रकार संगीत में 7वें स्वर के बाद 8वां स्वर की पुनरावृत्ति होती है, यानी वो पुनः आता है, उसी प्रकार प्रथम और 8वें वर्ग के तत्वों के गुणों की भी पुनरावृत्ति होती है। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। ये नियम भी केवल कैल्शियम यानी कि 20 तक लागू हुआ, उसके बाद में ये नियम भी लागू नहीं होता है। फिर है जो इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है वो है आपके मेंडलीफ। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के गुण धर्मों को उसके परमाणु भारों के आवृत्ति फलन होते हैं, ये इन्होंने समझाया। इसे मेंडलीफ का आवृत नियम भी कहा गया। ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें आगे है कि इनके समय में 63 यानी 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जो विशेषताएं थी वो क्या थी, यानी कि जो काम न्यूलैंड और डॉबीराइनर दोनों नहीं कर सके वो इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया कि आवर्त सारणी को परमाणु भार पर आधारित रखा, जो उन्होंने भी किया था। तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में जमाया, ये इनकी लाइन है। इनकी आवर्त सारणी के अंदर वर्गों की संख्या कितनी थी? 8 और आवृत्तों की संख्या कितनी थी? 6, यानी 6 पीरियड्स थे। और आपकी क्लास कितनी थी? ग्रुप्स आपके 8 थे। और इन्होंने क्या किया कि वर्गों को ए और ए यानी कि अलग से हटकर शून्य वर्ग भी दिया इन्होंने, 0। इन्होंने तत्वों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करने के आधार पे, यानी किसकी क्रिया ज़्यादा हो रही है, क्रियाशीलता के आधार पे उसके अनुपात को भी ध्यान में रखकर व्यवस्थित किया। तो ये मेंडलीफ की जो कमियां हैं वो है हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है, जो आज भी नहीं है। समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। कुछ स्थानों पर परमाणु भार के आरोही क्रम की पालना नहीं हुई, जैसे कि टेलुरियम को आयोडीन से पहले रखा गया, जबकि टेलुरियम आयोडीन के बाद आता है। इसका भार ज़्यादा है टेलुरियम का। कुछ स्थानों पर समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया, और जबकि असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया गया। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ क्या है कि इनके समय तक जो तत्व ज्ञात नहीं थे उनके लिए इन्होंने क्या किया कि रिक्त स्थान छोड़ दिया। जैसे ये टेबल इन्होंने बनाई तो इसमें क्या किया, जैसे ये इनको ज्ञात है तो यहाँ पे इन्होंने जमा दिया, लेकिन आगे देखा कि यहाँ पे मुझे ज्ञात नहीं है तो इन्होंने क्या किया, क्रॉस लगा के ऐसे खाली स्थान छोड़ दिया अपनी टेबल में, छोड़े, जिससे उनकी खोज संभव हो सकी। यानी अगर ये खाली स्थान नहीं छोड़ते तो नए तत्वों की खोज ही नहीं होती। तो इन्होंने जिनका नाम जो खालिस्तान छोड़ के किया था वो था एका बोरॉन, जो आगे जाके आपके गैलियम, एका सिलिकॉन
जिसको जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। तो इन तत्वों की खोज हुई बाद में। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है और याद करना है। फिर है कि आधुनिक आवर्त सारणी, अब नई वाली बिल्कुल जो हम पढ़ रहे हैं अभी, आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वो ये दिया किसने, मोजले ने। इनके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या यानी क्रमांक के आवृत्ति फलन होते हैं। यानी कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे वैसे वैसे उनके गुणधर्म भी मैच करते जाते हैं। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं या लक्षण क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इससे पहले हमने जो भी पढ़ी वो किस पे आधारित थी, परमाणु भार पे। अब नंबर आ रहा है परमाणु क्रमांक। ठीक है, मैंने आपको ये 9th क्लास में समझाया था कि परमाणु क्रमांक अगर किसी का 1 है तो भार उसका दुगुना हो जाता है 2। अगर किसका परमाणु क्रमांक 4 है तो भार कितना हो जाएगा 8। अगर किसका परमाणु क्रमांक 8 है तो उसका भार कितना हो जाएगा 16। ये एक एवरेज में याद करवाया था मैंने आपको 9th क्लास के अंदर। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही यानी क्रम में बढ़ते हुए जमाया। आवृत जो सारणी इन्होंने दी मोजले ने, उसमें 18 ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर से नीचे स्तंभों को वर्ग कहा और 7 क्षैतिज पंक्तियों को इन्होंने क्या कहा, आवृत कहा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया, इस तरीके से जो बनाए, इस तरीके से जो बनाए ऊपर से नीचे, ये क्या बनाए इन्होंने, कॉलम। तो ये कॉलम कितने बनाए इन्होंने, 18। जैसे हम हमारी छत को रोकने के लिए कुछ नीचे लगाते हैं इस तरीके से, ये कितने बनाए, 18। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो इनके अंदर इन्होंने क्या किया, इसको लाइनों में खींचा इस तरीके से, और ये लाइनें जो खींची क्षैतिज रूप से, ये कितनी खींची, 7। तो प्रोडिक टेबल के अंदर आप देखोगे कि 18 तो क्या होते हैं आपके वर्ग, यानी कि इस तरीके से इन्होंने जो बनाया उस टेबल के अंदर 18 तो ये बनाए वर्ग, और 7 क्या बनाए इस तरीके से, आवृत यानी पीरियड्स। ठीक है, जैसे अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि ये देखो इन्होंने क्या किया कि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 तो क्या बनाया इन्होंने, वर्ग। वर्ग कितने हैं, 18। और 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 क्या बनाए इन्होंने, आवृत पीरियड्स बनाए। तो 18 तो हो गए आपके क्या, ग्रुप। याद रखना ये ऊपर से नीचे जो कॉलम बनाए, और 7 आपके बाएं से दाएं, ये क्या है आपके आवृत है। ये कितने हैं, 7 है। तो ये आपको याद रखना है। या बाईं ओर रखा, यानी धातु कहाँ पे रखी इस टेबल में, बाईं ओर, और अधातुओं को कहाँ पे रखा, दाईं ओर, और इनके मध्य में सीढ़ी नुमा उप धातुओं को भी रखा। जैसे ये धातुएं हैं, ये धातुएं कहाँ रखी गई है, बाईं ओर, देख रहे हो, ये धातुएं, ये धातुएं। ठीक है, तो धातुओं को कहाँ पे रखा है, बाईं ओर, और अधातुओं को कहाँ पे रखा है, दाईं ओर। ये देख रहे हो, ये वाली, ये सारे क्या है आपके अधातु हैं ये। ठीक है, यानी कि आपके नॉन मेटल है। फिर ये जो हरा टाइप का कलर है ये वाला, ये देखो, ये सिड्डी रूप में जो चल रहा है आपके, ये क्या है, ये है आपके उपधातु मेटलॉइड्स, यानी कि ये ना तो धातु है ना अधातु, ये इन दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। ये आपके क्या है, मेटलॉइड्स। ये आपके विकर्ण बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इनको बोलते हैं आपके मेटलॉइड्स। तो ये समझ में आया कि धातु बाईं ओर, अधातु दाईं ओर, और इनके मध्य में सीढ़ी नुमा क्या है, उपधातु है। तो ये आप दे रखे हैं आपके 80, ये है आपके एस्टेटीन। ठीक है, सेकंड दे रखी है आपके टेलुरियम। फिर 4th नंबर आपके दे रखी है आपके एंटीमनी। फिर आपके दे रखी है जर्मेनियम। फिर आपके दे रखी है कौन सी, बोरोन। फिर आपके दे रखी है कौन सी, आर्सेनिक। और फिर कौन सी आपके, सिलिकॉन। तो ये सारी की सारी क्या है, उपधातु हैं, यानी कि ऐसे तत्व जिनके अंदर, और इधर से किसके गुण हैं, अधातुओं के। तो ये जितने भी मैंने अभी गोले किए, ये क्या है, सबके सब उपधातुएं हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, इन्हें हम क्या कहेंगे, उपधातु। ये देखो,
आपके बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आपके एंटीमनी। फिर है प्रथम आवृत में केवल 2 ही तत्व होने से इसे अति लघु आवृत भी कहते हैं। अब आपको पता है कि प्रथम जो आवृत सारणी है यानी प्रथम आवृत है उसके अंदर 2 ही तत्वों को रखा गया, इसे हम इसलिए इसे अति लघु आवृत भी कहते हैं। ठीक, जैसे मैं बता देता हूँ। एवं छठे आवृत में 32 तत्व होने से इसे अति दीर्घ आवृत भी कहते हैं, जबकि 7वां आवृत अपूर्ण भरा गया है यानी पूर्ण भरा हुआ नहीं है, इस कारण इसे अपूर्ण आवृत भी कहते हैं। देखो जैसे मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि अभी हम टेबल पे देखते हैं। देखो ये फर्स्ट आवृत है, तो इसमें आपको बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम, ये फर्स्ट आवृत के अंदर ये 2 ही तत्व है, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो ये लाइन है कि प्रथम आवृत में केवल 2 ही तत्व होने से इसे अति लघु आवृत कहते हैं। और छठे आवृत यानी छठे पीरियड्स के अंदर आपके 32 है, तो यहाँ से आप देख लेते हो कि ये कौन सा है, छठवां 6 आवृत है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक टोटल कितने हैं, 32 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर बाकी कहाँ है, अरे 32 है, बाकी कहाँ है, तो बाकी आपके 15, तो 15 कहाँ पर है, तो 15 ये रहे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये देखो ये 57 से 71 तक यहाँ पे आ गए आपके। ठीक है, आपके दे रखे हैं छठे आवृत में कितने हैं टोटल, 32। और जबकि 7वां आवृत अपूर्ण रूप से यानी पूर्ण रूप से भरा नहीं है, अपूर्ण नहीं है। ठीक है, इस कारण इसे अपूर्ण आवृत भी कहते हैं। ये भरा हुआ नहीं है कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इस तरीके से तत्व आए हैं, ये आर्टिफिशियल रूप से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसे अपूर्ण आवृत भी कहते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद में है कि इसमें 4 ब्लॉक है आपके, कितने ब्लॉक है इसमें, 4 SPDF। एस ब्लॉक के तत्वों में प्रथम वर्ग जो तत्व है, प्रथम वर्ग के जो तत्व है उन्हें क्षारीय धातु कहते हैं, जबकि द्वितीय वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक या मुख्य तत्व भी कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व या दुर्लभ। ये है एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक ये वाला है आपके, ये फर्स्ट वाला, ये क्या है, एस ब्लॉक है। ठीक है, अब एस ब्लॉक के लिए क्या कहा गया है कि एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन वाला है, ये वाली लाइन, ये आपकी कौन सी है, इसे हम क्या कहेंगे, क्षारीय धातु। और ये जो आपके बेरिलियम वाली लाइन है सेकंड, इसे बोलेंगे क्या, आपके क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो ये तो हुआ एस ब्लॉक। फिर हैं आपके कि पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक। अब ये पी ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक, 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक, 13 14 15 16 17 और 18, तो इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक को कहते हैं निरूपक या मुख्य तत्व भी कहते हैं। फिर हैं आपके डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो ये जो आपको येलो कलर के नज़र आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, डी ब्लॉक है। अब ये एस पी डी, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, जो स्टूडेंट क्लास में थे, जब ग्रामीण ओलंपिक गेम चल रहा था तो उस दिन मैंने क्लास ली थी, जिसके अंदर SPDF पूरा पढ़ाया मैंने। ये उपकोष होते हैं, ये कोष तो होते हैं आपके क्या, KLMN, याद करना थोड़ा सा, KLMN, फिर इसके अंदर S, इसके अंदर SP, SPD और SPDF, ये पूरा पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, फिर आगे कहा गया है आपसे कि एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहते हैं। एफ ब्लॉक को लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणियों में आवृत सारणी के नीचे स्थान दिया गया है। तो आप इसको देखोगे एफ ब्लॉक को, तो एफ ब्लॉक को देखो अलग से, ये एफ ब्लॉक में 57 से लेके 71 तक, यानी कि एफ ब्लॉक के अंदर 57 से लेके और आपके 71 तक, ये जो अलग से निकाल के रखा है यहाँ पे, ये एफ ब्लॉक है दोनों के दोनों। ठीक है, तो ऊपर 57 से लेकर 71 तक तो बोलते हैं लेंथेनाइड,
और आपके 89 से लेके 103 तक इसको बोलते हैं आपके एक्टिनाइड्स। तो ये कहलाता है आपके एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये डी, ये एस आपके, और ये आपके पूरा पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में क्या है, ज़्यादातर अधातुएं हैं, एस ब्लॉक में क्या है, धातुएं हैं, डी ब्लॉक में भी क्या है, धातुएं हैं। यहाँ पे धातु है, धातु दोनों ही आपको एफ में। तो इस तरीके से आपको ये टेबल। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनियम भी कहते हैं। फिर 17वां जो वर्ग है उस वर्ग को हैलोजन कहते हैं, इन तत्वों को कहते हैं हैलोजन। और 18वें वर्ग के तत्वों को शून्य वर्ग या अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट या नोबल गैसें भी कहते हैं। अब ये जो आपके दिख रहे हैं आपको, कि आपको ये जो दिख रहा है ना, ये 17वां वाला, ये वाला, इस 17वें को तो क्या बोलते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एस्टेटीन, इसको बोलते हैं क्या, हैलोजन। और 18वां जो वर्ग है इसे शून्य वर्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं शून्य वर्ग, देखो हीलियम का है 1s2, इसके बाद में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एस ही पाया था, एस में दोनों कंप्लीट। फिर आपके नियॉन 1s2, 2s2 और 2p6, यानी कि सारे के सारे कक्षक क्या भरे हुए हैं, ना तो लेना ना किसी से देना, तो शून्य बिल्कुल जीरो। इसी तरीके से ऑर्गन की बात करें तो यह हीलियम का तो हो गया। फिर आपके 3s2, 3p6, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और आ गए आपके। तो ये भी कंप्लीटली क्या है, आपके ऑर्गन भी भरा हुआ है। तो ये शून्य वर्ग के तत्व कहलाते हैं आपके, ठीक। अब है कि आधुनिक आवर्त सारणी की सीमाएं क्या हैं और कमी या दोष क्या है। तो हाइड्रोजन की स्थिति अभी भी कंफर्म नहीं है। फिर इसके बाद में है कि समस्थानिकों को अभी भी उचित स्थान नहीं दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की उपलब्धियां, कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भार का जो दोष था उसको दूर किया गया, जो कि मेंडलीव की सारणी में था। परमाणु त्रिज्या, सारणी में किसी आवृत के अंदर बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ने से परमाणु के आकार यानी त्रिज्या में कमी आती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, वह प्रभावी नाभ के आवेश का मान क्या होता है, कम होता है, जिससे परमाणु का आकार या त्रिज्या बढ़ती है। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है कि यहाँ पे ये हो गया आपका बायां सारणी का, और ये हुआ दायां, ठीक है। ये आपके लेफ्ट और ये आपके राइट, ठीक है। अब ये जो लाइनें करेगी आवर्त सारणी में, आवर्त के अंदर, आवर्त का मतलब इधर से इधर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि आप बाएं से दाएं इधर जाओगे, यानी आप बाएं से दाएं जब इस ओर जाओगे, ठीक है, तो परमाणु का आकार यानी त्रिज्या कम हो जाएगी। अब कमी का कारण क्या है कि इसमें क्या होगा कि प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ेगा। अब ये प्रभावी नाभ के आवेश क्या होता है, ये आपके बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके नाभिक, इसके बाहर ये आपकी कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि अगर हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो इन कोषों की संख्या नहीं बढ़ेगी, इन कोषों में ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है। इन कोषों में ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। अब इन कोषों में जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जितने प्रोटॉन बढ़ेंगे, उन पे आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो, आकर्षण बल बढ़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जितना ज़्यादा आकर्षण बल बढ़ेगा, उतना ही इस परमाणु का आकार क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। इस परमाणु का आकार क्या होगा, उतना ही छोटा हो जाएगा, यानी इसका आकार क्या होगा, उतना ही छोटा हो जाएगा आपके। तो दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि उसकी त्रिज्या का मान कम। कारण क्या है कि प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ जाता है। अब ये मैंने आपको समझा दिया कि प्रभावी नाभ के आवेश क्या होता है। प्रभावी नाभ के आवेश का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, लेकिन कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही। जैसे कि ये आपके प्लस, इसका मतलब प्रोटॉन है इसमें, और ये बाहर एक कोष, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इसमें क्या हुआ कि चौथे कोष के अंदर ही इलेक्ट्रॉन बार बार भरे जा रहे हैं, जबकि ऊपर से नीचे आएंगे वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो इसमें क्या होगा कि प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन उपकोषों की संख्या भी बढ़ेगी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जा रहा है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, तीसरा इसमें,
तो इसमें क्या होगा कि कोषों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण बल है वो कम होगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो मान है वो क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। यही बात है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, कम होता है, जिससे परमाणु का आकार या त्रिज्या बढ़ जाती है। तो ये है परमाणु की त्रिज्या, पहला टॉपिक। तो आपको याद क्या रखना है, सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं आपको। पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा जिसके कारण परमाणु की त्रिज्या और उसका आकार का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब ये तो बात हुई किसकी, आवृत्त की, यानी पीरियड्स की। ठीक है, कितने हैं आवृत्त, 7। अगर ऊपर से नीचे आए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो आपके NF यानी कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो फोर्स है, यानी नाभिकीय प्रभावी जो आवेश है, उसका मान क्या होगा, कम होगा। और उसका मान कम होगा तो परमाणु की त्रिज्या व आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहला टॉपिक क्लियर। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि ये बताओ कि दाएं से बाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बताना है अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा, घटेगा, यानी उसकी त्रिज्या का मान क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। ठीक। अब दूसरा टॉपिक है आपके आयनिक त्रिज्या। परमाणु के पहले परमाणु त्रिज्या थी, अब है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं, ये देखो, परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने से आयन बनता है। कोई भी परमाणु है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होंगे, आयन्स बनेंगे। जैसे देखो NaCl, अब इसको अगर हम तोड़ें तो यहाँ पे आएगा Na+Cl-, तो यहाँ पे ऋणात्मक आयन है और ये धनात्मक आयन है, पर आयन्स तो बने। तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, अब इलेक्ट्रॉन किसने त्यागा, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, क्लोरीन को। तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर या ग्रहण करने पर, अब ग्रहण किसने किया, क्लोरीन ने, आयन बनता है। जबकि आयन बनता है, ठीक है, तो ये दोनों आयन्स आपके सामने हैं, जिसकी त्रिज्या आयनिक त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब यानी कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने से आयन बनता है, और उस आयन की जो त्रिज्या होती है उसे क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या। अब परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या बनता है, धनायन बनता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा तो। और धनायन का आकार अपने मूल उदासीन परमाणु की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि धनायन बनने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अतः सामान्यतः बाहरी कोष समाप्त हो जाता है, जबकि परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋणायन बनता है। तो इससे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और ऋणायन का आकार क्या होता है, अपने मूल उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। अब देखो ये जो बातें हैं वो ये है जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। आपके है क्लोरीन। अब क्लोरीन का आपको पता है एक 1s2, फिर बाहर इसमें हमने बनाया 2s2, फिर आपके 2p6, फिर आपके 3s2, और फिर आपके फाइनली 3p6। ये हुआ क्लोरीन माइनस का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके है सोडियम प्लस, तो यहाँ पे 1s2, 2s2 और 2p6। अब आपको पता था कि अगर ये प्लस नहीं होता, ये होता ओनली क्या, सोडियम होता, और ये होता आपके क्या, क्लोरीन, ना प्लस ना माइनस। तो इनमें आपको पता है कि यहाँ तो चलो बिल्कुल सेम यही होती, 3p6 वाली कंडीशन की जगह क्या हो जाता, 3p5 होता, एक इलेक्ट्रॉन कम होता। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ता, और वो इलेक्ट्रॉन किसी नेक्स्ट क्लास में बढ़ता इस तरीके से, और वो कौन सी होती, 3s1। तो एक कक्षा और बढ़ती इस तरीके से। तो आपको पता है कि सोडियम का आकार पहले बड़ा था, लेकिन जैसे इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको जैसे ही इसने त्याग कर इधर दिया, ठीक है, तो ये जो बाहर वाली कक्षा है ये तो क्या होगी, ये कक्षा ही समाप्त हो जाएगी इस तरीके से बाहर वाली। अब आपको पता है जब बाहर वाली कक्षा ही समाप्त होगी, ठीक है, ये क्या होगी,
जब ये कक्षा ही समाप्त हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या तो बढ़ेगी। प्रोटॉनों की संख्या तो क्या हुई, अभी भी 11 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को और ज़्यादा आकर्षण बल से क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। तो इस परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा होगा। कब छोटा होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और इसने क्या किया है कि परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, 6 कर दिए 5 की जगह। आपको पता है इसमें कितने होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने होंगे, 11। लेकिन इसने अपने इलेक्ट्रॉन कितने कर दिए देने के बाद, 10, और इसने कितने कर दिए लेने के बाद, 18। 10 और 18। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए यहाँ पे, 18। और प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी 17। 17 क्या प्रोटॉन है। अब प्रोटॉनों का प्रभाव क्या हुआ, कम हुआ, और इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस परमाणु के आकार को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हुआ, कम हो गया। अब आपको पता है 17 तो क्या है, प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, क्लोरीन के पास 18। तो प्रोटॉन हो गए कम और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हुआ, थोड़ा कम हुआ, तो इस क्लोरीन का आकार क्या हुआ, बढ़ गया। तो यहाँ पे जो फाइनल हमें समझ में आता है वो ये है कि जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वो क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। धनायन बनाएगा तो उसका आकार जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। कारण कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और प्रोटॉनों की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। और प्रोटॉन क्या करेंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर और ज़्यादा ताकत से क्या लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, दूसरी तरफ ये तो Na के साथ पे क्या हुआ है, Na+ बनने में हुई ये घटना। तो अब यहाँ पे आपको पता है क्लोरीन है, अब क्लोरीन से क्या बनेगा, क्लोरीन माइनस, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो प्रोटॉनों की संख्या तो अभी भी कितनी है, 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 18। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हुआ, घटा। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश घटा तो परमाणु का आकार क्या हो गया, बढ़ गया, यानी आकार क्या होगा, बढ़ेगा। और कौन सा आयन बनेगा यहाँ पे, ऋण आयन। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या बनाएगा, ऋण आयन। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या बनाएगा, धनायन, ठीक है। ये याद रखना आपको। तो ये है इसका राइट आंसर कि उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के बाह्य कोश यानी बाहरी कोश में से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं, आईपी, ठीक है। उदासीन परमाणु से क्रमागत इलेक्ट्रॉन्स निकालने पर क्रमागत आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है। अब ये आयनन एंथैल्पी क्या है ये भी समझ लो। इसे आयनन ऊर्जा के रूप में जानते हैं। टॉपिक है हमारा आयनन विभव, या फिर इसे हम कह सकते हैं आयनन ऊर्जा, ठीक, या फिर आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी का मतलब हो गया आपके कि आपको पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं। आपको पता है वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। अब आपको पता है कि आकार पहले ही बहुत बड़ा हुआ है, तो बड़े हुए आकार पे जो प्रोटॉन है उसका आकर्षण बल क्या है, कम है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आराम से इसको थोड़ी सी ऊर्जा दी और इलेक्ट्रॉन इस परमाणु को छोड़ देगा। तो ऊपर से नीचे आने पर इस यानी कि आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता जाता है, यानी आराम से इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं, इस तरीके से बाएं से दाएं, तो यहाँ पे आपको पता है कि NAF यानी कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो फोर्स है, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य में जो आकर्षण बल है उसका मान क्या है, ज़्यादा है। प्रभावी है नाभिकीय आवेश का मान क्या है, ज़्यादा है। तो परमाणु का आकार कैसा है, छोटा। अब छोटे आकार में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, प्रोटॉन यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल क्या ज़्यादा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा आकर्षण बल से बंधा हुआ है, किससे, प्रोटॉन से, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यही क्वेश्चन बनेगा कि आवर्त सारणी में आपके बाएं से दाएं जाने पर
आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा, जबकि ऊपर से नीचे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार पहले से बढ़ा हुआ है, उस बढ़े हुए आकार से इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक टॉपिक ये हो गया इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी, यानी कि आपके उदासीन गैसीय विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि या एंथैल्पी कहते हैं। आवृत में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभ की आवेश का मान बढ़ता है। यानी कि आवृत के अंदर बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभ के आवेश का मान बढ़ता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि क्लोरीन की होती है। ठीक है, ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन इससे जोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है, मुक्त होती है 17 में। ठीक, फिर है आपके विद्युत ऋणता। अणु में बंध के इलेक्ट्रॉनों को किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर खींचने की क्षमता को कहते हैं विद्युत ऋणता। अब आपको पता है जैसे कि NaCl, अब क्लोरीन और सोडियम के क्या हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे हुए हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता का मान घटता है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है? फ्लोरीन की। एक बार ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो फिर इलेक्ट्रॉन देने का नाम नहीं लेता है आपकी। ठीक है, फिर है कि धात्विक और अधात्विक गुण। सारणी में किसी आवृत में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में क्या होती है? कमी, क्योंकि धातुएं क्या इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, लेकिन जैसे जैसे हम सारणी में बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कम होता जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आकार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकलता है। तो अधात्विक गुण क्या होते हैं? उसमें ऊपर से नीचे जाने पर कम होते हैं। धातुओं में ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति यानी क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनते हैं, किसमें? धातुओं में, जबकि अधातुओं में ऑक्साइड किसके बनते हैं? अम्लीय प्रकृति के बनते हैं। ठीक, फिर आपके टॉपिक नंबर 7 है संयुक्तता। किसी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की क्या है? संयुक्तता। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जैसे आपको पता है कि सोडियम के बाहरी कोश में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन तो +1, मैग्नीशियम में 2 तो +2, एल्यूमिनियम में 3 तो +3, सिलिकॉन में 4 तो +4, फास्फोरस में आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और -3 बनाएगा। ऐसे आपके सल्फर भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 18 कंप्लीट करेगा तो -2। अब ऐसा नहीं है, ये +6 भी शो करते हैं, ये +5 भी शो करती है फास्फोरस आपकी। क्लोरीन -1 और हीलियम तो 0, क्योंकि ना तो ये देगा ना ही ये लेगा। आकार में आपने देखा है कि हम देख रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कोष में जा रहा है, जैसे कि फर्स्ट में है आपके 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s आपके, फिर 6s, फिर 7s। तो ऐसे आप देख रहे हो कि कोषों की संख्या बढ़ रही है लगातार। ठीक है, तो जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, यानी कि आपके ये बीच में ये नाभिक है, यहाँ प्रोटॉन है और यहाँ बाहर क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा? जो नाभिक आकर्षण बल है उसका मान क्या होगा? कम होता जाएगा। अब कम होगा तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आकार बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर। जब आकार बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को आराम से बाहर निकाल सकते हैं। जब आराम से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं तो उसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे कहते हैं आयनन एंथैल्पी। तो ये क्या होगी? कम देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इधर देखें आपके कि बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक उसी कोष में भरा जा रहा है। आपको पता है जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो। जैसे इसका है 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, अब नाइट्रोजन का देखो, इसका 6 परमाणु क्रमांक, इसका 7। अब नाइट्रोजन का देखो 1s2, 2s2 और 2p3। अब p तो वही था ना 2 वाला, तो अलग से कोषों की संख्या नहीं बढ़ी। लेकिन ऊपर से नीचे देखो, लिथियम का है 1s2 और 2s1। ठीक, लेकिन अब सोडियम का देखो, लिथियम के नीचे सोडियम आता है, ये 3 नंबर पर, ये 11 नंबर है। फर्स्ट में बता रहा हूँ, इसमें देखो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कोष बढ़ गए आपके सामने? 2 कोष और बढ़ गए, 2 कोष आपके। यहाँ पे ओनली क्या है आपके Kl, यहाँ पे क्या है
KLM, देख रहे हो आप लोग, इस तरीके से आपके कोषों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोषों की संख्या तो बढ़ ही नहीं रही, कहीं दिख रहा है आपको बढ़ता हुआ? यहाँ पे भी 2 था और यहाँ पे भी 2 है। अब इसके बाद में आप ऑक्सीजन को देख लो 8 नंबर पे, 1s2, 2s2 और 2p4। यहाँ P में ही जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं क्या, इस S में जाते तो मान लेते कि ऐसे S में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ 2p के बाद में 3s यानी कि 2 उपकोष और बढ़ गए यहाँ पे, तो परमाणु का आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा ऊपर से नीचे जाने का। ठीक है, तो परमाणु का आकार बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी, तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी तो आयनन की जो ऊर्जा है उसका मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आराम से बड़े आकार से आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा सकते हैं। तो पहला टॉपिक क्लियर आपके, आयनन एंथैल्पी और परमाणु का त्रिज्या क्यों बढ़ा है, आकार क्यों बढ़ा है। अब आपको पता है ये आवर्त सारणी का कौन सा भाग है, आपके बायां। अब बाएं भाग में आपको पता है कौन सी गुण ज़्यादा बढ़ रहे हैं, धात्विक गुण, यानी धातुएं हैं यहाँ पे इस तरफ, और जैसे जैसे हम दाहिनी ओर चलते हैं कौन से गुण बढ़ते जाते हैं, आपके अधातु वाले, क्योंकि पी ब्लॉक में क्या है, आपके अधातु। ठीक, ये 0 ब्लॉक है, इसमें क्या आपके अक्रिय गैसें हैं। यहाँ पे आपको पता है F ब्लॉक के अंदर अलग से आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दे रखा है। तो आपको अब दूसरा जो टॉपिक है वो है आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि। अब आपको पता है कि जिसका आकार छोटा है उसके साथ अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। जिसका आकार छोटा है, जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से भरे हुए हैं, देखो अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कोई समस्या नहीं है, आकार बड़ा है, जैसे कि आपको पता है कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है आपके 9 फ्लोरीन। अब ये क्या करता है, जब किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जैसे हाइड्रोजन से ले लिया, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हाइड्रोजन से ले लिया, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, इलेक्ट्रॉन को बांधने की जो क्षमता होती है, वो सर्वाधिक होती है पूरी टेबल में। क्यों? क्योंकि एक बार ये हाइड्रोजन ले लेता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये वापस देने की नियति में ही नहीं रहता। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है आपके फ्लोरीन की, फ्लोरीन, क्लोरीन, आपकी आयोडीन। तो ये आपके आवर्त सारणी के टॉपिक है। अब आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। अब इसके क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको नॉलेज होगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपके फ्लोरीन और क्लोरीन या सोडियम या पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब ये क्वेश्चन दे दिया उसने, सपोज करो। अब वो आपसे पूछेगा कि वर्ग फर्स्ट में आने वाले तत्वों का अलग से उसको छांटो। तो आपको पता है कि वर्ग फर्स्ट में आपको याद है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, आपके पोटेशियम, ये है। अब यहाँ पे देख लो, आपके हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, और आपके सोडियम हो गया, और उसके अलावा आपके पास क्या हो गया, पोटेशियम हो गई। ये वर्ग फर्स्ट में आ रहे हैं। फिर आपसे पूछ लेगा वर्ग सेकंड में, तो आपके कौन है, बेरिलियम है, आपके मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। फिर आपसे पूछ लेगा कि समूह 13 यानी वर्ग 13 में आने वाले कौन से हैं, तो वर्ग 13 में आपको पता है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम आ रहा है। फिर आपसे पूछ लेगा वर्ग 14, तो आपके कार्बन आ रहा है, कार्बन के साथ में कौन आ रहा है, आपके सिलिकॉन आ रहा है। वर्ग 15 में आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस आ रहे हैं, वर्ग 15 में। फिर वर्ग 16 में कौन आ रहा है, ऑक्सीजन और सल्फर आ रहा है। वर्ग 17 में कौन आ रहा है, फ्लोरीन और क्लोरीन आ रही है। वर्ग 18 में कौन आ रहा है, आपके हीलियम, नियॉन और ऑर्गन। इस तरीके से आपसे वो क्वेश्चन पुटअप